अभी हम लोग शुरू करेंगे वो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग कुछ बातें समझेंगे। वर्तमान परिदृश्य में साइंस से जो भी विद्यार्थी, मान लो आईएससी कर लिया, तो आईएससी करने के बाद तुम क्लास में कम भी ध्यान दिया, थोड़ा बहुत भी सुना, तो उतने से लगभग साइंस एक बार अंतिम में आपके अंदर एक मेंटल लेवल रहता है कि साइंस के स्टूडेंट बस वो काफी है साइंस सीखने के। जो पहले ही पूछ सके रहता है कि आर्ट्स के हैं हम, कॉमर्स के, तो उन लोग को बाहर पड़ता है। जो खाली मानसिक रूप से तैयार है कि हम ये है, आर्ट्स वाला लड़का कैसा थोड़ा रहता है कि कॉमर्स ठीक, वो अंदर से एकदम तैयार है, आर्ट्स के विद्यार्थी है तो मेरा आर्ट्स ठीक होगा, उसको सोचा आर्ट्स ठीक होगा। इसमें जो बोलोगे वही फलता है। इसमें बोलो कि वहां पर भूत रहता है, सही में रहने लगे, रात में जब निकलोगे तो वहां भूत रहता है, क्यों इसमें तुम डाल दिया? इसमें डाल दो भूत होता ही नहीं है। अगर भूत हमको मार देगा तो हम गांव में अमर हो जाएंगे, हमेशा जीके का क्वेश्चन आएगा लोगों के बीच, भूत ने सबसे पहले गांव में किसे मारा, मेरा नाम आएगा। ये वाला डाल दो, तुमको डर नहीं लगे। अभी हम ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। कल से क्लास इक्वालिटी होगा। आज के क्लास को जान के YouTube पर लाइव करने का उद्देश्य सिर्फ एक है, कई बच्चे ज्योग्राफी में एडमिशन लिए थे कुछ दिन पहले। जनरली हम जल्दी नहीं चाहते कि एडमिशन की प्रक्रिया तुरंत करें, क्योंकि एडमिशन लेते ही एकदम लोग उम्मीद इतना बढ़ा लेते हैं कि बस शुरू कीजिए, और सब हम ही से कहते हैं बस आप ही पाए। तो अगर रहे कि हाँ शुरू कर दीजिए और टीचर से पढ़वा दीजिए, तो इसमें तो कहीं भारी नहीं। कोई कहीं से है कि दिन में कहे कि दिन में 6-20 से शुरू हो जाए, सब आप ही कीजिए, तो हमारी भी कई सीमाएं होती। कुछ लोग होगा कि सर लेट भी कर दिए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, तो उन लोग को लगता है कि सर सोए हुए होंगे, उठे हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। तो मेन है कि उसके पहले भी क्लास ऑलरेडी चलते रहती है। अब किस क्लास में किस लय में चल रहा है, तो कई बार घड़ी तरफ उधर जाता ही नहीं है। जब लय बन गया तो बस चल रहा है, अब अंतिम में मालूम चलता है कि ऐसा था, हो गया लेट, तो उसमें किसी न किसी क्लास में लेट हो ही जाते हैं। ऐसे जनरली हमारे क्लास जो भी रूटीन रहे प्लस 20 मिनट जोड़ लेना, वो मेरा राइट टाइम होता है। तुम अब इसमें पहले आ गए सर, लेट आ गए सर, नहीं करना, इसके बाद ही होगा। पहले हम कभी नहीं आए, मतलब अगर लिख दिया 3 तो मेरा 3 20 19 में कभी नहीं आएंगे, 21 हो सकता है। बस समझ रहा हूं, ये ध्यान रखना। इसीलिए लिख दिया क्योंकि अगला एक बैच जो पढ़ा रहा हूं 15 मिनट का इधर से उधर 20 मिनट तक जा सकते, तो मार्जिन से उसके लिए, इसके लिए नहीं कि 20 मिनट में ऑफिस में बैठ, वो मार्जिन है कि जो पहले इसके पहले जो बैच चल रहा है उसमें कोई लय बनाया तो 15-20 मिनट इधर जाए, इसके लिए वो रहता है मार्जिन मनी टाइम। अब नेक्स्ट हम लोग सुने, जो भी बच्चे नामांकन ले लिए, तो आज के क्लास ऑफलाइन से, भूगोल आपका जो भी है ऑफलाइन के साथ क्लासेस होगा, तो ऑफलाइन में भी बच्चे होंगे, सेम क्लासेस को एप्लीकेशन पर लाइव भी होगा। इसमें भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल इसकी भूमिका बढ़ रही है, और भूगोल अधिकांश बच्चे ने जो क्लास फाना, बिहार बोर्ड वाला का ज्यादा दिक्कत, जैसे सीढ़ी फानते हैं ना, यहाँ से सीधे यहाँ, तो इसी कई लोग सीधे छठा से सीधे जी 8वां में नाम लिखा दिया, बीच में 7वां गायब। कई लोग इसमें 2-3 सीढ़ी फानने वाला भी हो, कि हमारे पिताजी देखे बड़ा तेज है एकदम 5वां से सीधे 8वां, तो भी वाला, तो उन लोगों को बीच में जो विषय था वो गायब हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा कि भूगोल आप लोगों ने जो पढ़ा, तो उसमें कई बच्चे की स्थिति है कि वो ना कोई मानचित्र देखा, ना ही किसी प्रकार का कोई सिस्टम किया, केवल टीचर को कहा एक के बार कि जब परीक्षा रहे सर गेस कर दीजिए, वही लर्ज और आंसर बस खाली रट गए, यहाँ ऐसे कहते हैं मारा लिख करके आगे। तो उससे अभी तुमको जो समस्याएं होगी उसको हम महसूस कर सकते हैं, और इसीलिए हमने डिसीजन लिया है कि भूगोल 6ठा क्लास से 12वां क्लास तक पढ़े, 6 to 12 हो। बीपीएससी टीचर का भी परीक्षा ले रहा है, तो उसका कहना क्या है वो सुनो। कहना है कि क्लास कुछ भी रहे, उसके सिर्फ टॉपिक को आप ले लीजिए, और उसमें जहां तक आपका एजुकेशन है वहां तक का लेवल सोचिए। ये कतई नहीं सोचना कि छठा का मतलब एक बार छठा क्लास रीडिंग मार दिए और उसके बाद उसमें 4 गो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है पीछे, वो बना लिए और मुस्कुराए 6 क्लियर हो गए। कई लोग भी खुश होता है, वो एक मिनिमम है, उसको मैक्सिमम मान के खुश नहीं हो। कई लड़के की पढ़ाई में वही देखता हूं, एनसीईआरटी लिया, छठा क्लास रंग दिया और कुछ रंगाने के बाद उसका कुछ क्वेश्चन बना 6 क्लियर 7। हम लोग को क्या पढ़ना है, उतना तो मिनिमम पार्ट है, जो उसमें शब्द लिख दिया उस पर ग्रेजुएशन लेवल तक की बात सोचना, चाहे छठा का ही क्यों ना। बात इंपॉर्टेंट नहीं समझना, छठा का ही जो शब्द है, हम लोग को एक मिला अक्षांश, तो हो गया, हम लोग को छठा का एक शब्द मिल गया। अब हम लोग उसका अंतिम ऑपरेशन करेंगे कि अंतिम तक क्वेश्चन का आ जाए। किसी क्लास करेगा तो हम लोग अपना अप टू यूपीएससी लेवल तक की वर्क करें, तो इसलिए इस क्लास में गहराई स्तर होगा, सिर्फ रीडिंग मारने से खत्म नहीं होगा। अब इसीलिए हमारा ध्यान 2 चीजें, खत्म करने वाला सिर्फ हम अभी नहीं चल रहा। पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक है कि तुम पैसा हमको दे दी, तो हमको तो जितना लेना था हम ले ली, तुम कितना ले पाओगे ये तुम पर निर्भर करता है। अब हमको लेना था ले लिया, और उसके बाद अब देखेंगे ले ही लिया, तो बस छठा क्लास का किताब पहला नंबर लेसन, फोटो खींचते भी हैं, देखो खींचे हैं, किताब है, अगला ये सिलेबस है, और फिर वैसे ही खींचेंगे पहला पार्ट है, बीच बीच में रेखा देंगे कि ऐसा होता है, खत्म हो गया। तो इसमें छठा क्लास में जो लेसन है, अगर केवल हम रीडिंग मारे तो बस यूट्यूब पर वही काफी है जिसमें मैं लिख दूं एक ही क्लास में पूरा छठा समाप्त खत्म हो जाए। तो वैसे ही 12 क्लास तक है तो 6 दिन लगे, 6 से 12 महीना लगना, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ एक ही लेसन में 2 दिन 3 दिन, जरूरत होगा तो 4 दिन लगे। एक छठा का विद्यार्थी तुम थोड़े हो कि तुम्हें छठा का कोई परीक्षा आएगा उसमें से विद्यार्थी क्वेश्चन जा। हम लोग को इस किताब को खरीदना, इसलिए किताब का फोटो बस इतना ही हम फोटो लिए, बाकी आगे फोटो नहीं है, बाकी हमको सब आगे लिखना। तो इसीलिए हमारी ड्यूटी बस यही होगी, सौर मंडल में पृथ्वी। तब हम लोग सौर मंडल क्या है पूरा ऑपरेशन चलेगा, जितना क्वेश्चन बन सकता है पूरी डिटेल गहराई में करेंगे। छठा का किताब को बीच पार्ट में निकल, उससे गहराई लेवल पर सारी बातें हम लोग क्लियर करेंगे, तब कुछ क्वेश्चन तुमको जान के गहरा असर होगा। 6 में ही पढ़ना, लेकिन छठा की किताब की बात भी तुमको अभी तक याद नहीं है, उन चीजों को अंडरलाइन करना हो। तो इसलिए पहले तो हम लोग देख लिए कि हम लोग अभी ये कोई बच्चा नहीं करना कि सर खत्म कब फलाना कब। अगर कोई टीचर वाले बैच का ले लिया है इसको बैच को, तो ये टीआरई 4 के लिए सोच सकते हो, 3 मत करना। टीआरई 3 7 मार्च से परीक्षा, अब तुम बैच लेके हमको 7 मार्च तक खत्म कर दीजिए, फिर अगला एनसीईआरटी बैच, फिर फाउंडेशन खोजते रहा। ये फाउंडेशन कोर्स है, इसलिए एकदम आराम से मिजाज से चलेगा। कोई बच्चे टीआरई 3 के लिए लिया एडमिशन तो कोई बात नहीं है, टेक्निकल टीम 7023158839 इस पर वहां कहोगे कि हम टीआरई 3 के लिए भूगोल लिया, मेरे यहां से हटा दीजिए, भूगोल में जोड़ दीजिए। ऑलरेडी भूगोल खत्म वाला बैच है हमारे पास, उसमें चुपचाप जुड़ जाओ, पूरा पढ़ो, अपना तुम समझो, धीरे-धीरे खत्म करो। ये बैच आराम से धीरे-धीरे चले, और इसमें पूरे कहीं कोई हम कमी नहीं करने जा रहे हैं कि इस बैच में पढ़ने के बाद आपको कहीं किसी स्तर से दिक्कत। बाकी पीडीएफ के लिए हमने या रूटीन के लिए कई बच्चे परेशान रहता है, देखते हैं कि सर रूटीन कब से शुरू होगा। रूटीन हमेशा हम लोग का विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर टेलीग्राम पर लोड होता है, उस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो। कई लोग को देखते हैं ज्वाइन हो जाएगा, मिल नहीं रहा है कुछ, आउट, मिल गया कुछ इन, तुम कहां कुछ लगा, चुपचाप पढ़े रहो। खराब घड़ी भी 24 घंटा में 2 बार राइट टाइम बताता है। तुम्हारे घर में घड़ी खराब हो गया तो फेंकने पर काहे चल रहे? खराब ही हो गया, 9 बजे खराब हो गया, तुम छोड़ दो दीवार। दिन के 9 बजे राइट टाइम बताएगा ना वो, कोई आएगा हाँ ठीक है 9 बजे बाहर, और फिर रात में भी 9 बजे राइट टाइम बताएगा, तो उसको रंग रख दे। और बाद में जब पढ़ोगे समझाने के बाद तो कई चीज इतने हल्के हो जाएंगे कि उसको तुम रंगोगे नहीं, लगेगा कि हाँ ये एक नया चीज है जो हमको भी गड़बड़ है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अभी छठा क्लास का हम देखे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर ले, पढ़ाने के लिए 3 प्रक्रिया होती है, हम लोग को पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना होता है, फिर जहां पहुंचाना है उसका सीढ़ी बनाना, इसी को टीचिंग स्किल का वो सबसे इंपॉर्टेंट। हमने जब सोचा कि मन से पढ़ाएंगे तो एक ही क्लास में वसूल हो जाना है, कंप्लीट करते चलेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए विषय सूची जो हम लोग को पढ़ना है, तो आज हम लोगों को पहला लेसन जो पढ़ना है नाम क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। हम लोग पहले भी बताया अक्षांश यहां लिखा है, लेकिन हम लोग यूपीएससी लेवल पे चले।
जितने प्रश्न बनते हैं सब क्वेश्चन करेंगे, छठा का रीडिंग खाली नहीं मारेंगे, वो एक बेसिक पार्ट होगा हमारा। देशांतर भी उसी तरह, पृथ्वी की गतियां इसमें टोटल हम लोग देखेंगे, मानचित्र की भी पूरी बात, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारा देश भारत, इसमें थोड़ा इंडियन का हल्का पढ़ना है, बाकी इंडियन ज्योग्राफी पूरे डिटेल फिर आगे भी पढ़ना है। इसी में आगे क्लास बढ़ोगे तो इन्वायरमेंट, पर्यावरण भी आपको भूगोल में ही पढ़ना है। इन्वायरमेंट से भी आजकल सभी में क्वेश्चन आ, तो उसको भी लेटेस्ट डाटा से अपडेट करें। इन्हें जो किताब में केवल ताई से नहीं चलेंगे कि दो उद्यान लिखा तो ताई पढ़, हम लोग पूरे उसमें अंतिम तक डिटेल करते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं पहला नंबर लेसन, सौर मंडल में पृथ्वी, और यहीं से हम लोग का लेसन की शुरुआत हो रहा है।
सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें मैं पीडीएफ वगैरह का ज्यादा प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि फाउंडेशन का बैच है तो पीडीएफ में थोड़ा सा फास्ट वाला बैच में रहता है। इस बैच में हम चाहेंगे कि एकदम आराम से लिखते समझते हम चले। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सौर मंडल का मतलब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? सूर्य के बारे में और उन्हीं के पूरे परिवार के बारे में। सूर्य एक क्या है? तो एक तारा। तारा किसे कहते हैं? तो जिसके पास अपना प्रकाश हो, आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित न हो, तो वो हमारा किस चीज के पार्ट में है? तारा। तारा के बारे में आपको इस लेसन में बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ना है, तो मैं चाहता हूं तेजी में हम लोगों को जो ड्राफ्टिंग है पहले समझो। तारा आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि तारा भी हमारी तरह जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मरता है। बट कहीं नहीं सोचना कि शादी करता है, ये भी कई लोग सोचते हैं। कई लोग नालायक एल्टी में DD2 धरता है, लेकिन हम जो है सब एल्टी हमारे पास धरता है, लोग बैठ के सोचता है बीच में। तो इसीलिए पहले अब ध्यान से सुनेंगे। तो तारा का एक जीवन चक्र होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझें कि तारा में एक लाइफ सर्किल है, जीवन चक्र है, इनका एक जन्म है, जन्म के बाद हम लोग देखें कि इसमें पूरे एक जवान होना, मृत्यु होना, पूरे सिस्टम। और तेजी में इस सिस्टम को सुनना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का हम लेवल देंगे, क्योंकि हम पहले भी बताया यूपीएससी लेवल तक हम पहुंचाएंगे। तुमसे अभी जैसे हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करें तो हमें लगता है कि तुम लोग सही बता पाओगे, तो जब चाहेंगे वहीं पर नहीं बता पाओगे। अभी तुम्हारा लक्षण होते हैं, लग रहा है बहुत अच्छा है, जब लगेगा यहां से कुछ है अब देंगे तो फिर नहीं बताएगा। देखो एकदम हल्का क्वेश्चन पूछ दे। श्वेत वामन तारा, एकदम तारा लिख दिए। श्वेत वामन तारा में सबसे अधिक है अब चॉइस है हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, उच्च अनुभार के गैस, उच्च अनुभार के गैस और डी नाइट्रोजन गैस। श्वेत वामन तारा में कौन गैस अधिक होते हैं? सुन लो पहले क्वेश्चन सुन लो। श्वेत वामन तारा में अधिक मात्रा में कौन से गैस होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, उच्च अनुभार के गैस, नाइट्रोजन। कितने बच्चे हाइड्रोजन मारने जा रहे हैं? अच्छा, कितने हीलियम मारने जा रहे हैं? अच्छा, उच्च अनुभार के गैस कितने बच्चे हो? और नाइट्रोजन में है क्या तुम लोग? वो नाइट्रोजन में है। अच्छा, तुम लोग को चॉइस ही चाहिए बीपीएससी वाला, बहुत बढ़िया। चलो तो खैर अभी सुन लीजिए, मैं नहीं चाहता कि इसका आंसर देके तुम रटला बनाओ, साइड में रहेगा, फिर हम लाएंगे पूरी कहानी सुनेंगे 2 मिनट बढ़िया से, और फिर उसको लाएंगे तब देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हो। सुनो तेजी में। देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है। 2 क्वेश्चन आता है, सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। एकदम सुनते जाएगा, सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का अधातु कौन है? हाइड्रोजन। अगर क्वेश्चन आएगा सबसे हल्का धातु कौन है? बोलो लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, लिथियम पहला धातु है। देखिए क्वेश्चन तो एकदम ध्यान रखना है, अधातु अधातु, धातु बोलेगा तो लिथियम, अधातु बोला तो हाइड्रोजन, तत्व बोला हाइड्रोजन, गैस बोला हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है और इसी कारण से ये ऊपर ज्यादा है, यानी क्षोभ मंडल में हमारा कम है, इसकी सबसे ज्यादा उपस्थिति बहिर्मंडल में। अब जान के कई बार बदमाशी करता है, बहिर्मंडल में किस गैस की अधिकता है? और चॉइस नाइट्रोजन देता है। हमारे लड़के नाइट्रोजन लगता है होगा, मंडल बोल रहा है, बहिर्मंडल ऊपर चला गया और बिल्कुल सही आंसर हमारा कौन होगा? हाइड्रोजन। अगर क्षोभ मंडल देता तो नाइट्रोजन होता, ध्यान रखना। तो बहिर्मंडल में सबसे अधिक है, बहिर्मंडल पूरी बात समझे। तो ब्रह्मांड में भी सबसे अधिक गैस कौन है? तो हाइड्रोजन। अब ध्यान से समझना है सबको, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। देखो इसमें क्या है, इसी पर हाइड्रोजन बम काम करता है। इसी से अभी चाइना में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हुआ भी एक रिसर्च सही रहा, वो है कृत्रिम सूर्य। हम लोग पृथ्वी पर ही सूर्य बना रहे हैं। सोचो ये नहीं समझना कृत्रिम सूर्य तो रात के लिए कि रात में जला देंगे तो पूरी पृथ्वी प्रकाशित रहे। हम लोग इतनी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमारा बिजली एकदम आसानी से बन। और हाइड्रोजन बम जस्ट लाइक सूर्य जैसा है, इसमें संलयन की क्रिया है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं और इसमें काफी मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलते हैं। ये देखो केमिस्ट्री में ये रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा H2 प्लस O2, तो इसमें H भी है O भी है। अगर आपने पढ़ा, अब H2O ये सब तो कॉमन बात है, H2 प्लस Cl2 तो H भी है Cl भी, लेकिन अब तुम क्या पढ़ रहे हो? H जोड़ H, He। ये मत समझना कि ये अलग है और ये अलग, ये He हीलियम है और ये नाभिक से हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे बात समझो, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 है, द्रव्यमान 1, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। और हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, सिर्फ कौन है? प्रोटॉन। और जब भी चल रहा है नाभिकीय अभिक्रिया तो नाभिकीय संलयन में प्रोटॉन भाग लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन देखो सेटर बड़ा रिलैक्स मूड में सेट करता है, बच्चे को तो बेचारे को टेंशन में पढ़ते हुए आंसर देना, और हम ही को कहेगा कि दिन भर में तारा पर एक क्वेश्चन सेट कीजिए, दिन भर में तारा पर एक क्वेश्चन सेट कीजिए। तुम लोग सोचता है कि क्वेश्चन बैंक बना लेंगे तो कहां से आएगा? 10,000 क्वेश्चन बनाएंगे। सेटर डेली पैदा करता है, जैसे तुम लोग बैठ के गप पैदा करता है, डेली बैठ के पढ़ता है, लेकिन अगले दिन फिर बतियाने लगता है। तो उसी तरह बैठ के हम को मान लो सोचना है तारा पर, हमने सिंपल क्वेश्चन दे दिया, बच्चा बेचारा खोजते रह रहा है कि लूसेंट में है कि कौन में, किसी में नहीं मैच करे। क्वेश्चन क्या दे दिए? क्वेश्चन दे दिए तारे के अंदर भाग लेते हैं चॉइस से मंद गति के न्यूट्रॉन, चॉइस बी तीव्र गति के न्यूट्रॉन, सी मंद गति के प्रोटॉन और डी तीव्र गति के प्रोटॉन। अभी क्वेश्चन लेवल पे चला गया। अब ये क्वेश्चन टीचर ने सेट कर दी। अब जैसे हम लोग तो क्वेश्चन हमेशा क्रिएट ही करते रहते हैं, हम तो चलते फिरते पेज कलम रखे रहते हैं। कई बार मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमको लिखना पड़ता है, कि लिख ले, बाद में हमको ही याद नहीं आता। चलते फिरते क्वेश्चन आ जाता है तो लगता है कि इसको लिखे बड़ा अच्छा क्वेश्चन सेट हुआ, और कभी सेट करेंगे तो इस क्वेश्चन को देखा जाएगा कि हां चलन फिर सोच के मैंने सेट किया। वैसा 10 क्वेश्चन पर। अब अभी हमने आपसे क्वेश्चन किया कि बताओ तारे के अंदर होता है, कितने बच्चे को लग रहा है मंद गति का न्यूट्रॉन? हाथ उठाओ, मंद गति का न्यूट्रॉन। अरे नालायक, संलयन में न्यूट्रॉन है ही नहीं तो न्यूट्रॉन कैसे मार रहा है? तुम कितना नालायक है। कितने को लग रहा है तीव्र गति का न्यूट्रॉन? अरे तो तुम अभी मना किए, अभी मना किए नालायक, न्यूट्रॉन नहीं है संलयन में। तो मंद तीव्र कैसे? इन लोग का है ना, सेट बनाया था उन्होंने, आंसर डी था, उन्हें मंद गति का न्यूट्रॉन लग गया था। कुछ मिला तो याद नहीं उसको। अरे क्वेश्चन समझा कैसे दिया? कितने बच्चे को लग रहा है? अभी तो पक्का हो गया कि नाभिकीय है, तो नाभिक की बात चलेगी। इसमें इलेक्ट्रॉन कभी सोचना ही नहीं। नाभिकीय चाहे संलयन हो चाहे नाभिकीय विखंडन हो, नाभिक में 2 ही कण है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। जब हम नाभिकीय संलयन की बात किए तो हाइड्रोजन भाग लिया, और हाइड्रोजन भाग लिया तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। यानी सूर्य के अंदर, तारे के अंदर जो एक्टिविटी चल रही, क्या उसमें न्यूट्रॉन भाग लेता? नहीं लेता, क्योंकि न्यूट्रॉन है ही नहीं। अब आंसर तो प्रोटॉन होगा। अब देखना है, लॉटरी फिर से मार सकते हो, तीव्र गति और मंद गति। ये चलो, कितने बच्चे को लग रहा है तीव्र गति का प्रोटॉन? हाथ उठाओ। और मंद गति का प्रोटॉन कितने बच्चे हो? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चा अभी भी लग रहा है कि लगता है दोनों होगा क्या? बढ़िया से सुनेंगे आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक चीज समझो, हाइड्रोजन बम जैसा ही सूर्य, तो कब काम करता है? जब हाइड्रोजन गैस को एकदम ठंडा कर दे तब, कि एकदम गर्म कर दे तब। तो आंसर है एकदम गर्म कर देंगे तब, टेंपरेचर एकदम बढ़ा देंगे तब। और जब टेंपरेचर एकदम बढ़ा देंगे तो आपको समझना है कि प्रोटॉन एकदम फास्ट रहेगा, और इसीलिए सही आंसर है कि इसमें तीव्र गति के प्रोटॉन भाग लेते हैं।
देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सूर्य के अंदर, तारा के अंदर भाग लेने वाला जो प्रोटॉन है उसके स्पीड कैसा है? बहुत फास्ट। क्या न्यूट्रॉन भाग लेते? नहीं। चॉइस दे देगा, तारे में भाग लेते हैं प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी दोनों, और डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों। कोई लड़का के तो लक्षण नहीं, तीनों मार के चला। यहाँ सिर्फ प्रोटॉन है। कभी नहीं सोचना कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन देगा नाभिकीय संलयन में भाग लेते हैं प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की, नाभिक के दोनों कण। कितना लड़का हमारा खुश होता है कि नाभिक में दोनों कण एकदम लड़ गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों। आंसर है प्रोटॉन। संलयन देगा तो बात एकदम होश में चले। तो पहला तो ये बताओ, एकदम ब्रेक क्लियर है सबका? नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया, अब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं 5 मिनट इतना ध्यान से सुन, बात समझना, क्योंकि हम पहले भी बताया क्लास का एक बहुत अच्छा लेवल रहने जा रहा है। इतना अच्छा कि तुमको लगेगा कि सिर्फ एक के पाठ में पैसा वसूल। बात समझो, लेवल जो तुम्हारा ना क्लास का। अब तो टीचर पता नहीं क्या सोच के तुमको पढ़ा रहे हैं। हम सोच के यही पढ़ाई रहे एनसीईआरटी में कि कहूं कोई 10,000 पैसा दिया तो घोर पछतावा में रहे, 2 दिन रात में नींद ना आवे, ये उतना पैसा दे दिया, इतने कम में से ज्यादा सीख ली। तो एनसीईआरटी कहीं पढ़ा तो उससे बेहतर हमको पढ़ाना, चाहे कोई सब्जेक्ट। इसलिए मैं खुद भी लगाऊं कि नहीं, हमको ही मेहनत करना है इसमें। तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब यहां से सेक्शन शुरू करा। अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस का आवरण, किसी कारण से एक पदार्थ हम लोग पढ़ेंगे जो अंतिम से फिर मिलेगा, उसके पास यदि कभी भी बहुत ज्यादा माइनस में टेंपरेचर आ जाए, -100, -150, तो कंप्लीट रूप से वो जम करके एक लेयर में बंध जाता है। करोड़ों किलोमीटर का हाइड्रोजन, तारा में छोटा नहीं सोचा। तारा हमारी तरह 10 साल 20 साल में जवान नहीं होते, करोड़ों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। तो लाखों साल, करोड़ों साल में एक तारा का जन्म है, करोड़ों साल में एक जवान होगा, फिर करोड़ों साल को में बूढ़ा बेचारा है तो मरे। तो इसकी कहानी सुने। जब अंतरिक्ष में, स्पेस में बहुत लो टेंपरेचर हो, रेयर स्थिति है, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस एक कवच में बंध जाता है। इसको इंग्लिश में प्रोटोस्टार कहते हैं, हिंदी में इसको आद्य तारा कहते हैं। कभी भी तुमसे क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में कौन सी तारा का प्रकाश नहीं दिखता है? ध्रुव तारा, आद्य तारा, इसे क्वेश्चन देगा। सब में तारे लगल रहे, तो ध्यान ये देना है कि आद्य तारा एक प्रारंभिक चरण है। इस चरण में किसी तारा में कोई प्रकाश नहीं निकलता है, यहां तारा में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये केवल बिगिनिंग फेज है जहां हाइड्रोजन गैस करोड़ों किलोमीटर का एक लेयर में बंधा। ये तो बात क्लियर हो गई। क्या आद्य तारा से कोई प्रकाश है? नहीं। क्या आद्य तारा को हम लोग देखते हैं? नहीं, ये दिखाई नहीं देता। अब धीरे धीरे कई लाखों करोड़ों साल के बाद जब इसमें टेंपरेचर बढ़ता है तो हाइड्रोजन गैस ही टकरा के टेंपरेचर बढ़ाने लगता है। जैसे तुमको एक फिजिक्स में क्वेश्चन आता है कि यदि कमरे में पंखा चला दिया जाए तो कमरे का ताप, पंखा चलाने से कमरे का ताप घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। कितने को बढ़ेगा लग रहा है? बहुत बच्चा है। और कितने को घटेगा लग रहा है? तुम्हें घटेगा। तो नालायक बढ़ेगा, बिल्कुल सही आंसर। जब पंखा चलाओगे तो हवा आपस में घर्षण ज्यादा करे और हवा के घर्षण से बढ़ेगा। कई लोग सोच रहा है कि पंखा चलाते कैसा के पास, समझ में आ जाएगा टेंपरेचर घटेगा कि बढ़ेगा। एक बार वैसे ही था, एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बोलो 1 किलो रुई भारी होगा कि 1 किलो लोहा? बच्चे ने कहा कि लोहा। टीचर ने कहा कि नालायक दोनों 1 किलो है, दोनों बराबर भारी है। तो बच्चे ने फटाक से कहा कि बराबर भारी। लाइए रुई 1 किलो, 1 किलो लोहा, और रुई से आप हमको मारिए, लोहा से हम आपको, समझ में आ जाएगा भारी कौन है। वैसे ही नहीं सोचना है। तो अब बढ़िया से बात हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कहा क्या गया, सुनो कहा क्या गया। कई लड़के सोच रहे थे कि पंखा टिप दे क्या, तो उसमें सुनिए, बंद रूम होना चाहिए, ना कहीं हवा है ना निकले, और रात भर एक रूम में पंखा चला के बंद रख, और एक रूम में पंखा नहीं चला के बंद, सुबह दोनों जगह पंखा बंद करो, और तब टेंपरेचर का रीडिंग करो। तो किसमें टेंपरेचर ज्यादा है? जहां पंखा रात में चला था। क्यों? क्योंकि रात भर उस पंखा के चलने से हवा में घर्षण हुआ, नया हवा का प्रवेश नहीं हुआ और नई हवा बाहर निकल पाए, इसलिए उसका टेंपरेचर बढ़े। ये कभी नहीं सोच रहा कि पंखा चलाने से कमरे का ताप घटेगा, खिड़की खोल के सोच रहा है। ये एकदम बंद रूम की बात चल रहा है, पंखा बंद करके बात कर दी। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन गैस जब आपस में टकराएगा तो बोलो टेंपरेचर वही रहेगा कि बढ़ेगा। और जब धीरे धीरे इसके टेंपरेचर बढ़ते चले जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि इसके अंदर हाई टेंपरेचर पर प्रोटॉन उच्च गति के हो जाते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। जब यह प्रोटॉन उच्च गति पे आ जाते हैं तो यहां पे नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जो अंदर में हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन हीलियम बनने लगता है, और इसी के साथ काफी मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलता है। यहां से तारा दिखने लगता है, इसे दीप्त तारा कहते हैं। देखो प्रोटोस्टार में कोई प्रोसेस नहीं था, केवल एक लेयर था, लेकिन दीप्त तारा का मतलब है कि इसमें संलयन शुरू हो चुका है। हाइड्रोजन दिन रात हीलियम बन रहा है, काफी मात्रा में उष्मा प्रकाश निकल रहा है और तारा दिखाई देने लगा। अब ये तारा यहां से धीरे धीरे हाइड्रोजन इसका दिन रात खपत हो रहा है, धीरे धीरे जवान है, एकदम बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाए। बहुत बढ़िया से बात को सुनना, जिस दिन इसका हाइड्रोजन समाप्त हो जाए उस चरण को राक्षस का चरण कहते हैं, और इसी का नाम है लाल दानव चरण, रेड जेंट फेज कहते हैं। ये तारा के इस चरण का नाम लाल दानव चरण है। तारा राक्षस की अवस्था में आ गया। ये अब क्या खाएं? कमाना धमाना बंद है और बाबूजी के जितना खेत है बेच बेच के खा रहे थे, संलयन की क्रिया बिका, पैसा आया खाए। एक समय आएगा कि सब बिक गया। हमारे गांव में कई बार चर्चा चलता होगा कि खत्म हो गया, ये ऐसा रहता है। तो जो व्यक्ति का हो गया वो अब दानव चरण में आ गया, उसको लगेगा कहां से छीन ले, किसका लूट ले। अब इसका क्या होगा? यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक है चंद्रशेखर, इसलिए क्वेश्चन है कौन से भारतीय वैज्ञानिक तारा से संबंधित हैं? तो चंद्रशेखर। यहां पे गहरा स्टडी चंद्रशेखर ने किया और उन्होंने कहा कि लाल दानव चरण के बाद तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कितना भारी तारा है उस पर डिपेंड करता है। और उन्होंने एक लिमिट दिया कि यदि मास ऑफ सन से 1.4 गुना से अगर कम मास है, और एक है कि मास ऑफ सन से 1.4 गुना से ज्यादा मास है, यानी उन्होंने दो भागों में बांटा। एक कहा कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम है, तो ऐसा तारा में हाइड्रोजन समाप्त होते ही वो बेचारा धीरे धीरे उसका कवच तेजी से आगे की ओर बढ़े, और कवच आगे की ओर बढ़ करके जब केवल नाभिक में हीलियम ही बच गया, सब खत्म हो गया, तो इसको श्वेत वामन तारा कहते हैं। ये उजला जैसा दिखेगा और इसका सारा हाइड्रोजन खत्म। धीरे धीरे हीलियम भी उच्च अनुभार में बदलेगा और ये बेचारा और उजला से काला हो जाएगा, और जब इसके नाभिक में उच्च अनुभार का केवल मटेरियल रहा तो इसको कृष्ण वामन तारा कहते हैं। ये कृष्ण वामन तारा है। देखो अभी जस्ट हमने यही आपको एक क्वेश्चन पूछा था, अब उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट में आपसे चेक करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन था, हम चाहते हैं आंसर आप स्वयं दो, श्वेत वामन तारा के नाभिक में अधिक होते हैं। कसम बताओ। अब देखो सही आ गया। अब इसी क्वेश्चन का देखो रटना की जरूरत नहीं, एकदम ठीक। अगर इसमें श्वेत हटा के कृष्ण वामन तारा होता, जल्दी आंसर बोलो, उच्च अनुभार हो जाता। अगर न श्वेत रहता न कृष्ण रहता, तारा के नाभिक में अधिक होते हैं तो हाइड्रोजन हो जाता।
बोलो ये स्टेप एकदम क्लियर हो गया सबका? कहानियों पर एकदम ध्यान दोगे कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो उसके सीक्वेंस को आप समझ सको। अब बहुत ही बढ़िया आपने सीखा, लेकिन ये तारा कौन बनेगा जो हल्के हैं? अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन गहराई में जाएगा। फिर दूसरी बात तुम ये भी देखो, काला है, उजला है, लाल है, जैसे जैसे कलर जा रहा है इसका टेम्परेचर वही है कि खत्म खत्म, इसीलिए क्वेश्चन आएगा तारे का रंग सूचक होता है, तो उसके टेम्परेचर कैसा रंग है वो उसके ताप का सूचक। बोलो ये अच्छा क्लियर है सबका? सब सुना हुआ क्वेश्चन हम नहीं देंगे, हम ताजा क्लियर करके देंगे। अभी सुन लो थोड़ा देर और कान, और तब पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था उसकी चर्चा करेंगे, और फिर 3 क्वेश्चन देंगे, उससे पता चल जाएगा कि तुम लोग सत्यनारायण स्वामी की कथा या मिलाद सुन रहा है कि भूगोल सुन रहा है। और बाकी छठा क्लास सोच रहा था ना, छठा में इतना लेवल चल रहा है, तो बाकी धीरे धीरे बढ़ना ही। कोई सेक्शन का जो टॉपिक आ गया उसको हम अंतिम तक ऑपरेशन करेंगे, उसमें छठा और पचमा से नहीं मतलब, तो इसलिए उसको लास्ट तक आपको पढ़ा देंगे, भूगोल का दुख खत्म। अब इसमें बहुत ही अच्छी बात आप सुनो, अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना ज्यादा हो, इस सीमा को, इस लिमिट को जो दोनों तरफ है चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। ये देखो इस लिमिट को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चंद्रशेखर सीमा संबंधित है चॉइस ए वायुयान के अंतिम वेग से, बोलो हवाई जहाज के वेग से संबंधित है? नहीं। चॉइस बी पृथ्वी के पलायन वेग से, नहीं। सी तारे के द्रव्यमान से, तो अभी तो एकदम ताजा है, एकदम है, और नहीं तो इस सीमा विचार नहीं समझता। अब यही चंद्रशेखर कह क्या रहा है वो सुनो, अगर तारा भारी होगा सूर्य से 1.5 गुना से ज्यादा भारी, तो उस तारे का अंत एक विस्फोट के रूप में होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे समझना है, उस तारा का अंत एक ब्लास्ट से होगा, भारी विस्फोट हो जाए। और जब भारी विस्फोट होगा तो इस विस्फोटी तारा को सुपरनोवा कहते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देगा सुपरनोवा होता है, तो आपको ध्यान रखना है विस्फोटी तारा हल्का तारा की भारी भारी, और ये विस्फोट जिस समय हो रहा है उस समय नाभिक के अंदर हाइड्रोजन है कि हीलियम? सोच के बोलो, हीलियम। तारा में जिस समय विस्फोट हो रहा है उसके नाभिक के अंदर है हाइड्रोजन की हीलियम? कसम बोल, हीलियम। बिल्कुल। अरे हाइड्रोजन खत्म हो गया तो कहानी शुरू, जमीन बिक गया ना, समझी? तो किराए पर ना है, तो इसके नाभिक में हीलियम है, तो बोलो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन है कि नहीं है? अरे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, सबको गायब मत करना। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन है, शुरुआत चले थे उसमें न्यूट्रॉन नहीं था, लेकिन संलयन से जो मटेरियल बना उसमें न्यूट्रॉन है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, सुपरनोवा के विस्फोट से सभी न्यूक्लियर जो कण है वो अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। इतने प्रकाश होते हैं कि आए दिन तुम अखबार में पढ़ोगे कि फलाने आकाशगंगा में विस्फोट हुआ, और उससे कई दिनों तक आकाशगंगा हमारा प्रकाशित रहा। तो ये घटनाएं हो सकती है। तो ये देखिए सुपरनोवा के कारण न्यूक्लियस उसके नाभिक में बिखर गए, बिखरने के बाद इसके सभी कण जब कुछ ठंडा हो तो आपस में खींचाते, और तुम्हें जान के गहरा आश्चर्य होगा, बाहरी कक्षा में चक्कर कौन लगाते? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन होते? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये मत कहना कि सर न्यूट्रॉन नहीं था, हाइड्रोजन में नहीं था, हाइड्रोजन खत्म होकर बना हुआ क्या? हीलियम, इसीलिए न्यूट्रॉन। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सुनना, पृथ्वी पर ऐसा कतई संभव नहीं, लेकिन तारे के घटनाक्रम में इतने बल लगते हैं कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को भी नाभिक में खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉन पर है माइनस, प्रोटॉन पर है प्लस, ये माइनस प्लस बेचारा खत्म, बचा क्या? न्यूट्रॉन। इसीलिए इस तारा को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। देखिए धीरे धीरे सेक्शन है, न्यूट्रॉन तारा है चॉइस है, तारा की युवावस्था, तारा के जन्म लेते समय अवस्था, तारा के अंत अवस्था। तो कोई लड़का बेचारा न्यूट्रॉन तारा सोच के जवान कर देता है, कई लोग जन्म सोचता है यहाँ ये बुढ़ारी मरने वाला फेज, न्यूट्रॉन तारा आ गया मतलब तारा खत्म है, ब्लास्ट ब्लास्ट हो चुका है, अब उसका इलेक्ट्रॉन भी खिंचा के न्यूक्लियस में केवल न्यूट्रॉन बच रहा है, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन तारा कह रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रॉन तारा कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। यदि यह न्यूट्रॉन तारा हल्का है तो वहीं पर ही घूमते रहेगा और रेडियो तरंग उत्सर्जित करते रहेगा, जिसको पल्सार कहते हैं। और मुझे गहरा आश्चर्य तब हुआ जब पिछले साल का बीपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्वेश्चन दिया पल्सार क्या है। लड़कन की हालत खराब की, कहां से देर, और सोच लो कितना खोद करके नीचे गया और यहां से उठा के क्वेश्चन डाल दी। पल्सार क्या है? तो पल्सार क्या है? एक न्यूट्रॉन तारा, कैसा? भारी वाला की हल्का? हल्का न्यूट्रॉन तारा है जो आकाश में रेडियो तरंग उत्सर्जित करते रहता है। अगर ये सेंटेंस भी है तो सही। अब सबसे इंपॉर्टेंट, यदि न्यूट्रॉन तारा भारी है तो इसमें लगातार खिंचाव जारी रहता है, इतने खिंचाव से ही ये न्यूट्रॉन तारा और खिंचाव होगा तो यह अत्यंत सघन पिंड में बदल जाता है, इतना घना कि ऐसे पिंड के बारे में ही कहा जाता है कि एक कलम के बराबर अगर इस पिंड को तोड़ के लाया जाए तो 2-3 हजार किलो होगा। सुन लो, तुम लोग सुना था ना, धनुष नहीं उठ रहा था, राम जी उठाया तो सीता जी से विवाह, तो कई लड़का फॉर्म में आ जाता है कैसा धनुष था, हम तो ऐसे ही टांग ले। तो ये ब्लैक होल वाले पिंड से अगर खाली इतने बड़ा आएगा तो 500 किलो वजन हो। अब कोई कहेगा कलम उठा लिया तो मान लेंगे, तो कहेगा कि नहीं इसको बांध के रखे हुए, कुछ नहीं, इतना घना पिंड है, किसके अंदर से कुछ नहीं निकल रहा है, क्या दिखाई देगा? नहीं, ये घना है। और इसी को हम लोग खगोल विज्ञान में ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, यही कृष्ण छिद्र है, इसी को ब्लैक होल कहते हैं। और हमारे कई बार ऐसे हो चुके हैं घटना कि हमने किसी रॉकेट को भेजा तो यहां तक सिग्नल दिया, अचानक गायब, दूसरा खोजने भेजे, ठीक वहीं तक वो भी गायब, तीसरा भेज के वहीं रोके और सोचे कि यहां हो क्या रहा है। तब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, चंद्रशेखर ने कहा कि ब्लैक होल है, कैसे बना जो समझिए। तब हुआ कि भाई उन्होंने बहुत बेहतर व्याख्या किया और हमारे खगोल में कई ऐसे ब्लैक होल हमारे आकाशगंगा गैलेक्सी में हैं। तो अब ये चीज तो हम लोग अभी जस्ट देखे। अब हम लोगों का चैप्टर क्या है? चैप्टर हम लोग का चल रहा है सौरमंडल। तो हाँ, कौन सा स्थिति हल्का होगा न्यूट्रॉन तारे का, कौन सा भारी होगा, ये डिपेंड करेगा उसके कण कितने दूर बिखरे हैं और कितने कणों में अट्रैक्शन होगा। जैसे ब्लास्ट हुआ तो कोई चीज फटने के बाद फेंका था, तो फेंकाने के बाद अब कोई कण नजदीक है तो बड़ा न्यूट्रॉन तारा बन जाए। कोई बेचारा एकदम अकेले रह गया, कोई और खिंचा नहीं रहा है, तो पल्सार के रूप में वहीं रह जाए। अब ये जो ज्यादा खिंचाया तो वहां ब्लैक होल बन जाए। और ऐसे कई ब्लैक होल की घटनाएं हमारे अंदर है, और यही कण अगर कभी है और वहां टेम्परेचर कम है तो प्रोटोस्टार बनेगा। ये देखिए पूरे एक लाइफ सर्किल को आपने समझा। हमारा सूर्य बीच बीच में तुम लोग पढ़ते हो कि पृथ्वी नाश हो जाएगा, इतना दिन में खत्म हो जाएगा, इसे सुनते रहते हो, लेकिन अभी तुम लोग को लग रहा है कि पता नहीं खत्म कब होगा। लेकिन ये अपने सूर्य से मिल लो, सूर्य के भी यही हाल चाल है, इसके अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। तो सूर्य के अंदर भी हाइड्रोजन हीलियम बन रहा। सूर्य अभी है हमारा एकदम युवा तारा कि अभी एकदम जन्म लेने वाला तारा कि वृद्ध तारा। सूर्य कैसा है? सूर्य अभी एकदम युवा अवस्था में है। आज से 5 करोड़ साल पहले यही हमारे सूर्य का निर्माण हुआ था, और इसी में हम लोग को समझना है वही सब जो बिखरे वापस में मिले तो कोई ग्रह बना, कोई क्षुद्र ग्रह बना, कोई उपग्रह बना। अब देखो कई तरह की थ्योरी है। एक थ्योरी कहता है कि यही जो ब्लास्ट हुआ उसी से सौरमंडल बना, और ब्लास्ट को ही हम लोग बिग बैंग कहते हैं। इस थ्योरी का नाम पड़ेगा बिग बैंग सिद्धांत।
और तुम ये समझे हुए तो बिग बैंग आगे समझाएंगे तो समझ जाओगे कि ब्लास्ट कहेगा जी सूर्य दिन ब्लास्ट हुआ, ऐसा ब्लास्ट संभव है, और इस थ्योरी नहीं जान रहे हो तो ब्लास्ट किया कौन सा, तुम बड़ी चिंता जाती। तो अब हम लोग आगे बिग बैंग थ्योरी पढ़ना तो आगे आनंद आएगा। तो हमारा सूर्य 5 करोड़ साल पहले बना था, अब हमारे सूर्य एकदम युवा अवस्था, एकदम जवान है, और ये अंतिम और सच्चाई है, आज से 5 करोड़ साल बाद सूर्य का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, यानी धरती खत्म होने में 5 करोड़ साल और 5 करोड़ समझ रहा है ना, तो इसलिए चिंता फिक्र में नहीं रहो, खाओ पियो मस्ती में, ज्वाइनिंग भरो, तैयारी करो। कई लोग सोचता है कि खत्म है तो तैयारी काय करें, 5 करोड़ साल, और 5 करोड़ साल बाद हमारा पृथ्वी लाल दानव चरण में आएगा। तुम गले से अब सुनते हैं आंसर। 5 करोड़ साल बाद जब हमारा सूर्य लाल दानव चरण में आएगा तो हमारा सूर्य का अंत होगा सुपरनोवा द्वारा, पल्सार द्वारा, ब्लैक होल द्वारा, श्वेत वामन तारा द्वारा। कोई नहीं बोलो, हम सुनना चाहते हैं कि कहानी कैसा सुन रहे थे। हमारे सूर्य का अंत किस रूप में होगा? किसमें? हमारा सूर्य 5 करोड़ साल बाद किस रूप में अंत करेगा? पल्सार बन के अंत हो जाएगा, बी ब्लैक होल बन के अंत हो जाएगा, सी सुपरनोवा के रूप में अंत होगा, और डी श्वेत वामन तारा के रूप में अंत होगा। श्वेत वामन तारा के रूप में अंत होगा। बताइए किस रूप में अंत होगा? श्वेत वामन, क्योंकि सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना तक उधर का क्रम है। ब्लास्टिंग तब होगा जब भारी है, सूर्य के मध्य में तारा ज्यादा भारी नहीं, और इसी कारण से हमारे सूर्य जब जाएंगे कवच फैलेगा, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह इस देश में पढ़ाएंगे बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है। जब सूर्य अंत होगा तो कवच तेजी से जाएगा, बुध को पूरा निकल जाएगा, शुक्र को भी निकल जाएगा, पृथ्वी को भी निकल जाएगा। इतनी आग लपट आगे फैलेंगे कि जो जाएंगे तो जजमान को लेते जाएंगे। बात समझ, इसको छोटा रेंज में समझना ही नहीं था। अब ये बताओ, इससे अगर 2-3 क्वेश्चन दिया जाए तो अब तो तुमको लगता है पक्का पक्की सही करें, क्या लग रहा है ना? तो खैर अब यहीं से सुन लो, आज तो जस्ट स्टार्ट किए, यहीं से क्वेश्चन लिखवाएंगे ना, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। ऑफलाइन के बच्चे वो अलग से उनका बन जाएगा। अभी इनिशियल जो हमारा टेलीग्राम विद्यार्थी कैसे उस पर जुड़े रहोगे, पूरी घटनाक्रम बढ़िया ढंग से लिखा रहेगा, केवल उसको अपने से लिखना। और निवेदन एक ही है, क्लास में जितना ज्यादा हो सके ध्यान, क्लास में जो ऑफलाइन से ही तुम लोग मेन इंजन हो, जिसपे ऑनलाइन वाले बच्चे को पढ़ना है। ऑनलाइन वाले की समस्या क्या है?